ॐ भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। प्रार्थना स्थिति। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी। शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। जलवे अनेक रण के देखा कर चली गई। नापा न जा सके वो कर जा कर चली गई। जाते हैं हम समाधि पे पूछे कि क्या किया रे। पूछे कि क्या किया रे। देना था तेरा काम तो हमको है क्या दिया रे। चुपके से काफिलों को लदा कर चली गई। जलवे अनेक रण के देखा कर चली गई। तेरे लिए व्याकुल हुई पुकारती जहाँ रे। पुकारती जहाँ रे।
ओ कौम के सिपाहियों सोते हो क्यों यहाँ रे, कुछ हमको समझाए बिना क्यों चले गए। जलवे अनेकरण के देखा कर चले गए। मेरी परंपराओं की कीमत जा रही रे, कीमत जा रही रे। अब हमको सरफरोशी की इच्छाएं खा रही रे, माथों के भाव को महंगा कर चले गए। जलवे अनेकरण के देखा कर चले गए। सोचो न बेवफा ये थे, जीना ये जी गए रे, जीना ये जी गए रे। हम पर लुटा के खुशियाँ गम को ये पी गए रे, खुद को मिटा के हमको उठा कर चले गए। जलवे अनेकरण के देखा कर चले गए। इतना तो हम कहेंगे ही, तकदीर बदल गए रे, तकदीर बदल गए रे। उसके भरोसे हमको दे तुम भी भुला गए रे, देखे बिना ये हाथ छिप के क्या चले गए। जलवे अनेकरण के दिखा कर चले गए, नापा न जा सके वो कर जा कर चले गए। भुलाई न भूले सदियों पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने। भुलाई न भूले कभी वेद विद्या की शक्ति से था जीता, कभी ज्ञान ध्यान और भक्ति से भी जीता, कभी जग को जीता सुशासन के द्वारा। प्रलय से न डूबा हमारा सितारा, बिना पंख ऊंची भरी थी उड़ाने। याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। दुखी जन के खातिर कृपाणे उठाई, तमोगुण से मेरी ठनी थी लड़ाई। झुका आसमां था धरा भी झुकाई, भटकती जहाँ को राहें दिखाई। कभी चले मृत्यु को परिचय बताने, याद आ रहे हैं
बीते जमाने भुलाई न भूले। मगर क्या हुआ उन्हें ढह गए किनारे, सभी के दिलों में पड़ी है दरारें। टूटी हैं तारे सो गए तराने, खड़े रहने को भी रहे ना सहारे। नए सिरे से हमको घरों दे बनाने, याद आ रहे हैं बीते जमाने भुलाई न भूले। ध्वजा वही लहरा रही है यहाँ पे, अनोखे खड़े हैं सिपाही यहाँ पे। गौरव से जीने की तमन्नाएं की हैं, सभी के दिलों ने प्रतिज्ञाएं ली हैं। कौंपलें नई हैं अंकुर पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने भुलाई न भूले। सदियों पुराने याद आ रहे हैं बीते जमाने। आईवान सिंह जी का शताब्दी समारोह मनाना है। विश्वव्यापी महामारी के कारण एक जगह बैठकर ये कार्यक्रम नहीं किया जा सका और इसीलिए ऑनलाइन हम कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। आईवान सिंह जी साहब के बारे में कुछ बोलना मेरे जैसी व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है, किंतु उत्तरदायित्व बोध के कारण बोलना पड़ रहा है। उनसे मेरा सबसे पहला परिचय तत्कालीन गवर्नमेंट हॉस्टल में स्वतंत्र पार्टी के ऑफिस में मेरे एक मित्र के साथ हुआ था। इसके बाद जयपुर में अध्ययनरत रहते हुए मेरी इच्छा हुई कि उनसे मैं मिलता रहूं। संयोग ऐसा बैठा कि कैंसर की बीमारी से वो पीड़ित रहे और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती रहे। मैं कॉलेज से आते हुए उनके पास जाने लगा। एक दिन गले की गांठ का ऑपरेशन बायोप्सी होनी थी और संयोग से मैं उनके कॉटेज वार्ड में गया हुआ था। वो ऑपरेशन थिएटर से सीधे कॉटेज वार्ड में आए। उस समय मेरे अतिरिक्त उस कक्ष में कोई नहीं था। वो असहज से थे। छाती पर श्वेत केश राशि लाल हुई थी। मैं सहम से गया, उनसे पूछा कि क्या आपको बेहोश नहीं किया गया?
उन्होंने कहा ये जयपुर है, यहाँ राजनीति हर जगह घुसी हुई है, जो होना था हो गया, अब एक महीने बाद रिपोर्ट आएगी बॉम्बे से, तब कुछ बात उन्होंने इस तरह से की थी कि जिसका अर्थ ये लगाया मैंने कि यदि कोई उनके पास आता रहे तो ऐसे विकट समय में वो कुछ डिक्टेशन देना चाहते हैं। मैंने तुरंत हाँ भर ली। मैं आया जाया करने लगा। उन्होंने मुझे एक कर्मपथ नाम का अखबार चलता था, उसके लिए कुछ मारवाड़ी में, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में लेखों का डिक्टेशन दिया। परमवीर हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में भी एक लेख लिखवाया मेरे से उन्होंने, और आना जाना चालू रहा। बहुत लंबे समय की वहाँ बीमारी की जो जांच हो रही थी, उसके बाद उनको बॉम्बे भेज दिया गया और बॉम्बे से इलाज का कोई निश्चय नहीं हो रहा था। सुना ऐसा गया कि तत्कालीन महारानी गायत्री देवी ने उनको सहयोग दिया था बॉम्बे जाने के लिए, और वापस आने के बाद उन्होंने कई जगह पर इलाज कराया और आखिर में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। उस समय तन सिंह जी उनसे मिलने गए थे। मैं भी उन दिनों में दिल्ली ही रहता था तन सिंह जी के साथ। वो वहाँ जाके देखा तो हतप्रभ से रह गए कि पूरा शरीर पीला हो रहा था। तन सिंह जी आए तब वो खड़े हुए, फिर बैठ गए तो तन सिंह जी का हाथ पकड़कर कुछ भावनात्मक शब्द बोले। उन्होंने कहा, तन जी अब बचना मुश्किल है, अब जाना ही होगा। और हाथ पकड़कर जब मैंने घूमकर देखा, तन सिंह जी और आईवान सिंह जी दोनों की आंखें तरल थी। हम लोग भी जो साथ में थे उनको देखकर हमारी आंखें भी तरला गई। उनके जीवन को तन सिंह जी ने जैसा देखा तो वापिस आकर के अपने संसद के फ्लैट में आकर डायरी में लिखा कि आईवान सिंह जी का जाना तो निश्चित है, लेकिन अब 6 महीने ये अभी और जीवित रह सकते हैं। इसके बारे में और इसके बाद के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने तक ही वो जीवित रहे। 45 साल की छोटी उम्र में इस संसार में जो कुछ उन्होंने किया, वो शरीर को छोड़कर संसार से चले गए और छोड़ गई स्मृतियाँ। उन स्मृतियों को हम याद कर रहे हैं। मेरा उनका कोई बहुत लंबा
परिचय उनसे नहीं था। मैं जयपुर विद्याध्ययन करने आया था तब से लेकर और 2-3 साल तक उनसे मिलना जुलना रहा, विनोद भी किया करते थे। उन्होंने कभी कोई अपने दर्द की बात, कभी अपनी कोई पीड़ा की बात, कोई कठिनाई की बात अपने मुंह से मेरे सामने तो नहीं निकाली। सुना गया है कि छोटी उम्र में विवाह हो गया था। चौपासनी में पढ़ते हुए तन सिंह जी और आईवान सिंह जी वो कभी साथ नहीं पढ़े, लेकिन उनका पत्र व्यवहार, एक प्रजा सेवक अखबार निकलता था, उसके माध्यम से तन सिंह जी का एक लेख पढ़कर आईवान सिंह जी ने उनको एक पत्र लिखा था जो उनकी फाइलों में आज भी पड़ा है। उससे उनका परिचय होता गया। बाड़मेर रहते हुए, मेड़ता रहते हुए तन सिंह जी से पत्र व्यवहार होता रहता था। और इसके बाद तन सिंह जी पिलानी चले गए और 1944 में दिवाली के दिन एक हल्का सा स्वप्न तन सिंह जी ने देखा। सामाजिक संगठन का क्षत्रिय युवक संघ के नाम से एक कल्पना उठी और वह 1946 में जाकर तन सिंह जी के नागपुर रहने के दौरान वर्तमान क्षत्रिय युवक संघ उभर कर आया, अस्तित्व में आया। आईवान सिंह साहब ने क्षत्रिय युवक संघ के प्रारंभिक शिविर, जैसा मैंने सुना बाड़मेर में रहते हुए ही हुआ, क्षत्रिय युवक संघ का शायद वो 3रा-4था शिविर था जब आईवान सिंह साहब शिविर में आए थे। और इसके लगातार आते आते 1948 में के शिविर में अपने आप को क्षत्रिय युवक संघ की समर्पित कर दिया। और तब से लेकर जब तक वो रहे, क्षत्रिय युवक संघ के सहयोगी बने रहे। स्वतंत्र पार्टी के अस्तित्व में आने के साथ ही वो राजनीति से जुड़ गए और क्षत्रिय युवक संघ की एक्टिविटीज़ में आना जाना कम हो गया। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, स्मृतियां हैं जिनका वर्णन करने बैठे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1996 में जब क्षत्रिय युवक संघ का गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, उस वक्त क्षत्रिय युवक संघ के वरिष्ठ लोगों ने एक दस्तावेज स्वरूप संघ शक्ति का विशेषांक निकाला था। उसमें तन सिंह जी और आईवान सिंह जी का और क्षत्रिय युवक संघ का सारा वर्णन है। उसका मैं और अधिक वर्णन नहीं करूँगा। आईवान सिंह जी जैसे जुझारू, हठी और लगन वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो जब काम करते थे तो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। परिस्थितियाँ कितनी ही विकराल क्यों न हों, वो कभी पीछे नहीं हटे। मैं समझता हूँ मुझसे अधिक
क्षत्रिय युवक संघ आईवान सिंह जी के बारे में आज भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं उतना शायद उनके बारे में जानता भी नहीं, लेकिन जब ये आयोजन 7 दिन का रखा गया, इसमें मुझे बोलना आवश्यक है ऐसा बताया गया, तो बोलना मेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय युवक संघ और तन सिंह जी, क्षत्रिय युवक संघ और आईवान सिंह जी, इस संबंध में बहुत सारे लेख अनेकों बार प्रकाशित हुए हैं। आईवान सिंह जी के देहांत के बाद संघ शक्ति का एक विशेष अंक निकला था। उस अंक में सारी बातें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब किसके पास इतनी फुर्सत है कि उन सब को पढ़ें, और ऐसा भी संभव नहीं है कि उनको पुनः प्रकाशित की जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि आईवान सिंह जी स्वयं उनका जीवन स्वयं एक ग्रंथ है, एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज को खोलकर पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कई सपने देखे, राजपूत और भविष्य नाम से एक ऐसा ग्रंथ लिखा उन्होंने, जो उस समय क्षत्रिय युवक संघ का साहित्य का पुष्प तो न बन सका, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा वो बहुत अधिक पढ़ा गया। आज भी डिमांड रहती है, हमसे भी लोग मांगते हैं, और वो आईवान सिंह स्मृति संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वहाँ हम लाकर लोगों को उनके साहित्य को देते हैं। और भी कुछ पुस्तकें हैं, ममता और कर्तव्य, हमारी ऐतिहासिक भूलें, जो क्षत्रिय युवक संघ के लोग पढ़ते ही रहते हैं। सुना मैंने ऐसा है कि आईवान सिंह जी एक प्रवचन में बोल रहे थे, हमारी ऐतिहासिक भूलों के बारे में, हमारा ऐतिहासिक अंतरावलोकन विषय पर बोल रहे थे, और तन सिंह जी उनके सामने बैठे हुए अपने हाथ से अपनी डायरी में वो पूरा प्रवचन लिखा, और वो आईवान सिंह जी को जब दिया, उन्होंने आवश्यक सुधार करके और फिर इसको प्रकाशित कराया, जो आज भी आईवान सिंह स्मृति संस्थान द्वारा छपाया जाता है। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है। आज के युग में, आज जिन परिस्थितियों में से समाज और राष्ट्र गुजर रहा है, आज उस ग्रंथ की आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। आईवान सिंह जी साहब मेरे जीवन में एक झलक की तरह से आए थे। मैं उस झलक जितना ही वर्णन कर सकता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज कुछ उनके साथ रहे हुए हैं, आईवान सिंह जी साहब के बारे में अधिक बोल सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ की मर्यादाओं के कारण जिन जिन वरिष्ठ लोगों को
इन 7 दिन में बोलने का अवसर दिया गया है। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक वो लोग बोलेंगे। मैं जयपुर हूँ और यहीं से इसको लाइव प्रदर्शित किया जा रहा है। जब मैं उनके बारे में अभी जब बोल रहा हूँ तो अब भी मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। उनके प्रति जो श्रद्धा है और उसी श्रद्धा के कारण 17 अक्टूबर 1920 से 17 अक्टूबर 1920 से जो ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उन्हीं की स्मृति में और मेरे दृष्टिकोण से ये एक विलक्षण घटना है। साल भर की तैयारी धरी रह गई इस महामारी के कारण, और इसलिए एकत्रित होकर के हम इस कार्यक्रम को न मनाकर केवल लाइव प्रसारण ही देख रहे हैं। आयुमान सिंह जी साहब जिन जिन लोगों के संपर्क में आए उन पर उनका अत्यधिक प्रभाव रहा। 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ, उस समय तन सिंह जी को वो बाड़मेर से चुनाव लड़ाना चाहते थे और उन्होंने महाराजा साहब हनुमत सिंह साहब का को इसके बारे में निवेदन किया। वो महाराजा साहब भी उनकी बात को बहुत मानते थे और बाड़मेर से टिकट दिया गया। पत्र लिखा आयुमान सिंह जी साहब ने कि यदि खाना खा रहे हो तो हाथ यहाँ आकर धोना। ये उन दोनों के बीच प्रेम को दर्शाता है। और तन सिंह जी दौड़े आए। तन सिंह जी ने कहा, मेरे से वरिष्ठ लोग राजनीति में कैसे सहन करेंगे बाड़मेर में मुझे। तो आयुमान सिंह जी साहब ने कहा कि इस बात को मेरे ऊपर छोड़ो। तत्कालीन राजमाता मदन कुमारी जी पर्दे में रहकर ही सभी उस चुनाव की तैयारियां की, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए। और महाराजा साहब ने बाड़मेर जाकर के जब भाषण दिया तो यही कहा कि तन सिंह नहीं खड़ा है, ये हनुमत सिंह खड़ा है। और इसलिए बहुत अच्छे मतों से तन सिंह जी जीत करके आए और इसके बाद में उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। इस बीच में भी यदि किसी व्यक्ति ने क्षत्रिय युवक संघ के काम से उनको कहीं बुलाया है तो अवश्य पधारे हैं, अपने मन की बात बताई है। क्षत्रिय युवक संघ और उनकी बर्ताव के बारे में भी, आचरण के बारे में भी इन्होंने बताया है। ऐसा मैं वरिष्ठ लोगों से मैंने सुना है क्षत्रिय युवक संघ के। मैं ऐसा सोचता हूँ
कि जिन लोगों को इन 7 दिन के कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला है, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे और लोग हैं जो आईवान सिंह जी को भली भांति जानते हैं, अपने मन में उनके प्रति जो भाव है उनको संजोए बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से वो प्रसन्न हो रहे होंगे, ऐसी मेरी धारणा है। मैं क्षत्रिय युवक संघ के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का इस रूप में आयोजन किया है। तन सिंह जी से आईवान सिंह जी 4 साल उम्र में बड़े थे और तन सिंह जी ने एक पत्र में आईवान सिंह जी साहब को लिखा है कि बड़े तो बड़े ही हैं, बड़े बड़े ही रहते हैं। मेरे जीवन में आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अंतर विरोध रहा हो तो वो मेरी नासमझी के कारण है। आप बड़े रहकर सब माफ़ कर दें। ये सारे फाइलों में आज भी पड़े हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि क्षत्रिय युवक संघ के अतिरिक्त उनका कोई जीवन रहा हो, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। यदि आपस में कोई मतभेद भी लोगों के बीच हुए हैं तो मिल बैठ करके उनका समाधान निकाला गया है। 1959 में जैसलमेर के एक शिविर में क्षत्रिय युवक संघ का संविधान बनाया गया, जिसमें तन सिंह जी, आईवान सिंह जी और वरिष्ठ लोग भी थे। चुनाव आयुक्त का पद भी रखा गया। चुनाव किस प्रकार से आगे से गठित होंगे, और उस जैसलमेर के कैंप में मैंने ऐसा सुना 1959 के संभवतः अक्टूबर महीने में कि उस समय आईवान सिंह जी ही संघ प्रमुख थे और उन्होंने विदाई के समय में एक पंक्ति ही बोली। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कहा, मैं आपको विदाई देता हूँ, ये कहा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे विदाई लेता हूँ। और इसके बाद क्षत्रिय युवक संघ के काम में किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस उनका नहीं रहा। क्षत्रिय युवक संघ निर्बाध गति से तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। आईवान सिंह जी के समय में, उस समय से पहले जितने भी शिविर लगा करते थे, उस वर्ष, उस काल में क्षत्रिय युवक संघ के सबसे अधिक शिविर लगे। बहुत थोड़े शिविर लगते थे, साल भर में कोई 8-10 शिविर। लेकिन भूस्वामी आंदोलन के बाद उन शिविरों की संख्या बढ़ी, क्योंकि भूस्वामी संघ आईवान सिंह जी साहब की ही देन है। उसके क्या परिणाम हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से क्या समझौता हुआ, ये उस समय के लोग जानते हैं। लिखित में इस प्रकार का अपने पास में कोई प्रमाण नहीं है। उस समय के लोग अभी संसार में भी नहीं हैं, लेकिन जो सुना गया वही बात कही जा सकती है
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि क्षत्रिय युवक संघ उनके लिए बहुत प्रिय वस्तु था, प्रिय संस्था थी। इस प्रकार के संगठन के बारे में एक बार मैंने सुना कि उन्होंने कभी कहा एक प्रवचन में कि मेरे पास, जब वो संघ प्रमुख थे, मेरे पास एक तनसिंह है, ऐसे कुछ और तनसिंह होते तो मैं दुनिया में बदलाव ला करके बताता। ऐसे भाव प्रकट करना ये साधारण बात नहीं है, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्षत्रिय युवक संघ के लोगों को उनकी स्मृति बनी ही रहनी चाहिए। उनके क्रियाकलाप, उनके कार्यकलाप, उनका जो साहित्य है उसके माध्यम से जो आज पाईवान सिंह स्मृति संस्थान छपाता है, वहाँ से लेकर के अध्ययन अवश्य करना चाहिए, प्रेरणा अवश्य लेना चाहिए। ऐसे ही मेरी मान्यता है। जय संघ शक्ति। ॐ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शांति शांति शांति। ध्वजा प्रणाम 1 2 3। संघ विकिरण।